आज मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। जहां तक 10 की बात है तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 बताई गई है। जैन धर्म में 10वें तीर्थंकर हुए हैं शीतलनाथ जी, और महात्मा बुद्ध ने भी 10 शील बताए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 10वां अधिवेशन 1894 में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा लोकसभा के लिए 10 सांसद भेजता है, और जहां तक 10वें व्यक्ति के रूप में अगर 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो वो है महामहिम KR नारायणन जी। एक बात ध्यान रखें मेरे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, इसमें मैंने उन राष्ट्रपति महोदयों का वर्णन नहीं किया है जो कार्यवाहक रहे हैं या कोई राष्ट्रपति दोबारा बन चुका है, तो मैंने उस क्रम का ध्यान नहीं रखा है। मैंने केवल जो व्यक्ति के रूप में हुए हैं उनका ध्यान रखा है। उत्तर प्रदेश अभी मैंने बताया कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सुरक्षा परिषद में वैसे तो सदस्य 15 होते हैं, लेकिन अस्थायी सदस्यों की बात की जाए तो अस्थायी सदस्य 10 हैं। इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है। तो 10 को लेके और भी चर्चाएं हैं। फिलहाल मैं अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और ये 30 के 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसको लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जैसा कि मुझे जानकारी है, वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष मिस्टर गिरीश बापट जी हैं। किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ये संयुक्त प्रांत जो कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश बना, उसकी आज़ादी के बाद राज्यपाल बनी। हालांकि संयुक्त प्रांत का नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया था। उस समय यहाँ के राज्यपाल थे महामहिम होमरुस जी फिरोज शाह मोदी। अभी चर्चा चल रही थी कि क्या पुडुचेरी और दिल्ली के विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। देखिए, पहले केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधायक होते थे उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी इनके विधायकों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में विधायक का अर्थ होता है कानून बनाने वाला, यानी सदन में सभी सम्मानित विधायक मिलकर एक कानून का निर्माण करते हैं, तभी नाम पड़ा विधायक। विधि से निकला है कानून बनाने वाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं मिस्टर सतीश महाना जी। किसी भी विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 60, अधिकतम 500
और 60 से कम नहीं होने चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्वोत्तर के जो चुनाव हुए उसमें नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हुए और इन तीनों राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 60-60 थी। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की बात है तो उनके सेवानिवृत्त होने की आयु 60 वर्ष होती है। हालांकि पहले 58 थी, लेकिन फिर बाद में 60 वर्ष की गई। अध्यापक जो गण हैं, सम्मानित शिक्षक गण, सरकारी शिक्षक कह सकते हैं। हालांकि शिक्षक तो कभी रिटायर होता नहीं है, लेकिन जो उसके कार्यालयों की बात हम करते हैं तो 62 साल में वो रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस 62 साल में रिटायर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में रिटायर होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जो हैं 70 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते। इनकी आयु सीमा रखी गई है 70। पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता। उत्तर प्रदेश का पंचायती राज त्रिस्तरीय है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला पंचायत। वही जिला पंचायत जो पहले जिला परिषद के नाम से जानी जाती थी। और पंचायत के चुनाव लड़ने की आयु सीमा 21 वर्ष है। और लोकसभा, विधानसभा, इनकी आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, हालांकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, लेकिन आयु सीमा इनकी 35 से कम नहीं होनी चाहिए। एक जानकारी आपको दे रहे हैं, हालांकि हो सकता है आपको पता भी हो, संयुक्त द्वारा निर्वाचन किया जाता है। वहां पर मुख्यमंत्री नहीं होते, वहां के राज्यपाल सीधे वहां की जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं। और वहां पे इस समय राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जोसेफ बाइडन, मिस्टर जोसेफ बाइडन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, श्रीमती कमला हैरिस। भारतीय मूल की ये हैं। तो अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं। अब संभवतः एक और बढ़ जाएगा। प्रांत का मतलब सर राज्य 50 राज्य हैं वहाँ। हाँ, देखिए आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। वैसे आम तौर पर आम बोलचाल में हम राज्य का आशय प्रदेश से लगाते हैं, लेकिन अगर हम राजनीति शास्त्र में जाएंगे तो देश से भी हो सकता है। जैसे आपको कई बार मैंने, जो सामने बैठे लोग हैं, अक्सर प्रश्न करते हैं कि भाई राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन हैं, तो भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता को प्रभुसत्ता भी कहते हैं, सॉवरेंटी भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 के पहले भारत राजनीति शास्त्र की भाषा में राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 47 से हो चुका है, क्योंकि उसके पास क्या आ गई? सॉवरेंटी आ गई। इसके पहले उसके पास प्रभुसत्ता नहीं थी। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं कोई इतना योग्य नहीं हूँ। ये जब मैं इंटर कर रहा था तो हमारे गुरुजी आदरणीय थे श्री हरिहर सहाय अस्थाना जी, उनकी मुखवाणी से मैंने ये वाक्य सुने जो आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई इतना योग्य नहीं हूँ, बल्कि मैंने जो सीखा है वही आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो कुछ भी है सब उन्हीं गुरुजनों की कृपा है, जो आपके सामने मैं एक एक बात पेश कर रहा हूँ। तो ये मतलब राजनीति शास्त्र की बात है कि जो बोलेंगे तो हम राज्य को ही मान लेंगे। चलिए राज्य की बात चली, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मालूम है कितना आप लोगों को? उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर।
2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने जो अभ्युदय योजना प्रारंभ की, तो एक हम लोगों ने मिलकर सोचा कि कम से कम उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम चलावें, ताकि गांव में इधर उधर जो लोग परीक्षार्थी हैं वो लोग इस चीज़ को सुनेंगे तो उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। देखें, चीज़ें तो किताबों में मिल जाती हैं, अखबारों में वही चीज़ मिलती हैं, लेकिन जब आप सुनेंगे तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। बहुत से परीक्षार्थी मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। उसका कारण है कि रिवीजन न होना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो कुछ लोग तो सामने बैठे हैं, कुछ लोग इस माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि मोबाइल के माध्यम से सुनना तभी लाभप्रद होगा जब आप किताबें पढ़ेंगे, आमने सामने रूबरू होकर के किसी संस्थान से लाभ लेंगे। जैसे मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि जैसे आपने भोजन तो कर लिया, या आप कहो कि हम भोजन नहीं करेंगे, केवल थोड़े फल खा लें तो हमारा शरीर चल जाएगा, तो एक आध दिन तो चल सकता है। पेट खराब हो जाए, चलो एक दिन मान लो आपने नहीं कुछ खाया, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा करेंगे तो शरीर चलना ही बंद हो जाएगा। तो जब भोजन होगा, भले ही थोड़ा हो, उसके ऊपर आपका फल काम करेगा। फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत। दूध भी है, लेकिन अगर खाली दूध पिएंगे तो वो भी नुकसानदेह है। देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट बनाई गई है। दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण, दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण, दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण, और दूध सफ़ेद होता है कैसीन के कारण। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो भारत में इस समय भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे हो चुका है। हालांकि और भारत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन पहले स्थान पे है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड के तहत सबसे ज़्यादा सफलता गुजरात को मिली। गुजरात का एक इलाका है आनंद, जो डेयरी मिल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। ये अब ऑपरेशन फ्लड का मतलब हुआ कि दूध, जैसे यहाँ पे क्या होता है, दूध बना, दूध लोगों ने पिया, चाय बनाई, लेकिन ऑपरेशन फ्लड में क्या कि दूध से बनाकर चीज़ें बेचना, मक्खन बना लिया, मिठाई बना ली, ये बेचना। इसके लिए यूरोप के देश बड़े प्रयास करते हैं, बल्कि यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, पुराना नाम है हॉलैंड। तो वहाँ पर गायें जो है दूध देती हैं, तो उनके लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। एक खास बात है हाँ, कि उनके लिए जो है चारे की भी व्यवस्था जो की जाती है, तो चारे में बड़ी सफाई होती है और उनको स्वच्छ पानी पिलाया जाता है। तो नीदरलैंड का जो एडाम पनीर है वो विश्व विख्यात है, एडाम पनीर। और यूरोप और अमेरिका के कुछ देश ऐसे भी हैं कि वो सूअर पालते हैं, तो उन सूअरों को इनकी जो मतलब मक्खन निकाल लेने के बाद जो दूध बच जाता है छाछ के रूप में, वो सूअरों को पिला दिया जाता है। तो वही बताया कि एडाम पनीर विश्व विख्यात है। आप लोगों ने, अभी मैंने चाय की बात की, तो चाय के पौधे का वनस्पति वैज्ञानिक नाम है कैमोलिया साइनोसिस। चाय के पौधे का वनस्पति वैज्ञानिक नाम कैमोलिया साइनोसिस। 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में दार्जिलिंग के इलाके से इसका प्रारंभ हुआ था। फिर धीरे धीरे वर्तमान में जो मुझे जानकारी मिल रही है, पहले नंबर पे असोम है, फिर उसके बाद नंबर आएगा पश्चिम बंगाल का, और फिर आएगा तमिलनाडु का। अभी हमारे सामने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि कर्नाटक। उनकी बात सही है, लेकिन उनको चाय के स्थान पर
कॉफ़ी पर जाना पड़ेगा तो कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कॉफ़ी के बागान कर्नाटक के, मालूम है आप लोगों को, कुर्ग। कहाँ लगाए गए? कुर्ग। चिकमंगलूर नामक चिकमंगलूर। स्थान पर लगाए थे। सर कुर्ग भी कोई स्थान है? हाँ, कुर्ग एक स्थान है। जी। और वो कुर्ग स्थान जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में आया था, काफ़ी चर्चा में। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। ये कावेरी नदी कुर्ग की पहाड़ियों के पास निकली है। जी, जी। तो अभी जब मैं इतिहास की चर्चा करूंगा व्यापक तौर पे, जी, जी। तो मैं कर दूंगा उसकी जी, जी, चर्चा। जी। तो केंद्रीय टी बोर्ड का मुख्यालय तो कोलकाता में है जी। और केंद्रीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु। कर्नाटक बेंगलुरु। जी। बल्कि भारत का पहला तितली पार्क जानते हैं कहाँ स्थापित हुआ? बेंगलुरु। हाँ, नहीं, कर्नाटक तो सही है लेकिन बेंगलुरु नहीं। तो बन्नेरहट्टा, भारत का पहला तितली पार्क बन्नेरहट्टा कर्नाटक में स्थापित किया गया है, तितली पार्क। अभी 10 की बात चली तो थोड़ा हम परिवर्तन करते हुए 10 की बात करेंगे। भारत में पहली बार 2010 में भारत मेरे मुंह से निकल गया, मेरे प्रतियोगी परीक्षार्थी जरा क्षमा कर देंगे। विश्व सांख्यिकी दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था, 20 अक्टूबर 2010। अंकों की विशिष्टता के चलते ऐसा किया गया था, 20-10 20-10। 2010 में ही पहली बार भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और 2010 में ये शिक्षा का कानून, मतलब अनिवार्य शिक्षा जो थी, ये 2010 में लागू की गई थी। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन। जबकि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। आज तारीख 10 है, 1985 में। हाँ, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून रखा गया था, 10वीं अनुसूची। बाकी 11वीं का पंचायती राज से है और 12वीं अनुसूची का संबंध स्थानीय निकायों से है। थोड़ा मुझे खांसी आ गई इसलिए थोड़ा वो हो गया। चलिए मैं आइए। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? सर विलियम कुक। कैथोड किरणों की खोज की सर विलियम कुक। कैथोड किरणें, सर विलियम कुक। और भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान है रुड़की में, जबकि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में है। विश्व जल परिषद का मुख्यालय मार्शेली फ्रांस में है। केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर है। केंद्रीय जल बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण का प्रारंभ, यह जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जो है 1974 में बनाया गया था। भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया 1953 में। ये काका कालेलकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, काका कालेलकर। फिर 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में बना। अब तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक रूप दे दिया गया है और अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है।
जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री भगवान लाल साहनी हैं और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सैनी हैं। अभी 10 की बात चली तो संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति इनके कल्याण की बात की गई है। भाग 10 वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय शांपला जी हैं, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इसका मुख्यालय देहरादून में है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये भी देहरादून में है। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, जो वनडे कंपटीशन है इसमें आप अगर इस रूप में सुनेंगे पढ़ने के बाद तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कई प्रश्न एक साथ सुनने को मिलेंगे, तो भूलने की संभावना कम हो जाती है। आज़ादी के बाद वैसे तो भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। उस समय लॉर्ड रिपन का पीरियड चल रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई वो 1951 में हुई थी और 1951 में AD गोरवाला कमेटी के नेतृत्व में समिति का गठन हुआ। 1951 में ही प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ। 1951 में अभी मैंने बताया पहला संविधान संशोधन हुआ। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ हुई थी। हालांकि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बन गया है। ये 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था। आइए कुछ समितियों की बात करते हैं। स्वामीनाथन समिति, इसका संबंध जनसंख्या नीति से है। जानकी रमन समिति, इसका संबंध प्रतिभूत घोटाले से है। दांतवाला समिति, बेरोजगारी के अनुमान लगाए जाते हैं। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, जबकि वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। अभी दांत की बात चली तो साइंस में अगर हम चर्चा करें तो दांत की पॉलिश जो एनाइमल कहलाती है काफ़ी कठोर मानी जाती है। सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंध, जबकि गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक रुग्णता से। महाल नोमिस समिति, इसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। महाल नोवेस समिति राष्ट्रीय आय। देखें भारत में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये महाल नोविस मॉडल पे आधारित थी, जबकि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित किया गया। 2006 से 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। देखिए भारत की बात करें तो 29 जून है और विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। रंगराजन समिति, इसका संबंध है भुगतान संतुलन से। राजा चेलैया समिति, राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। राजा चेलैया कर सुधार। मल्होत्रा समिति, इसका संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, जबकि महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। देखें वैसे किसी समय भारत चीनी उद्योग में आगे था, लेकिन अब ब्राजील चीनी उद्योग में आगे चल रहा है। सरकारिया समिति भी है। हाँ है। सरकारिया समिति का किससे? केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध सरकारिया समिति। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध।
नहरों का शहर किसे कहते हैं? नहरों का शहर कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और वैसे तो आप लोगों ने, अगर आपके पास इंग्लिश रहा होगा तो अगर आपने विलियम शेक्सपियर का नाटक सुना पढ़ा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक है विलियम शेक्सपियर का। तो नहरों का शहर कहते हैं वेनिस को, जबकि नहरों का देश पाकिस्तान कहलाता है। नहरों का जाल भी कहते हैं। हाँ, नहरों, काफ़ी वहाँ पे नहरें बनी हैं। ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह पर नहरों के निशान पाए गए। और पहले जीवन था इस पे क्या? हाँ, ऐसा मानते हैं। खोज चल रही है वैज्ञानिक